नमस्कार, मैं श्रीरांधा शेखर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। किसान भाइयों, कल के अन्नदाता कार्यक्रम में हमने आपको गांव बलेखड़, जिला जयपुर के प्रगतिशील किसान BL यादव से मिलवाया था, जो मूंगफली की सफल खेती करके अच्छी आय ले रहे हैं। तो इन्होंने किस प्रकार से की मूंगफली की खेती, आइए जानते हैं खुद इन्हीं से। गेहूं की फसल कटने के बाद में मई के अंदर मूंगफली की फसल तैयार करने के लिए खेत तैयारी के लिए पहले पड़ाव किया, फिर पड़ाव करके 5-4 रोज बाद में उसमें पिलाऊ निकाले और पिलाऊ निकालने के बाद में 5-4 रोज बाद में उसमें बासियाल देके ज़मीन तैयार की और तैयार करने के बाद में उसमें थोड़ी ट्रैक्टर से ट्राली से बीट मिला के उसमें बखेर के और उस ज़मीन में बा और सियाल दी। सियाल और बा देने के बाद में उसमें DAP खाद हो रहा। DAP खाद होने के बाद में एक बा और सियाल देके उसमें फिर दोबारा पड़ाव करके जून के पहले सप्ताह में बिजाई की और उसमें बिजाई करके 17 किलो बीघा का, एक बीघा में 17 किलो बीज, 17 किलो बीघा के हिसाब से इसमें 102 किलो बीज लग गया 6 बीघे के अंदर। बिजाई करने के बाद 20-25 दिन बाद में उसमें एक पानी दिया और पानी देके उसमें फिर 10-5 रोज बाद में उसमें खरपतवार की, खरपतवार करके फिर उसमें बारिश आने लग गई और बीज के अंदर बारिश होती रही और फिर एक पानी बारिश जब हो गई, जब एक पानी दिया और फिर बारिश चालू हो गई। किसान भाइयों, आज पूरे देश में पीने के पानी की विकट समस्या है। वहीं इन किसान ने मिनी फव्वारा लगाकर मूंगफली की खेती की, जिससे पानी की बचत के साथ साथ श्रम की भी बचत हुई और उन्नत तकनीक से मूंगफली की खेती करने से अच्छा उत्पादन मिला। मूंगफली की फसल के लिए पानी इसमें मिनी फव्वारा से सिंचाई की थी, तो मिनी फव्वारा से सिंचाई भी बहुत सही हुई और ये फव्वारा लगाते हैं बड़े वाले, इसमें बोझों के अंदर मिट्टी लग जाती है, तो मैंने मिनी फव्वारा लगाए थे और मिनी फव्वारों से फसल भी अच्छी हुई और मूंगफली भी अच्छी हो गई। मूंगफली में जो खरपतवार करनी थी वो मैंने मूंगफली के तंतु निकलने से पहले खरपतवार की थी, बाद में उसमें तंतु चालू होने के बाद में उसमें हाथ से ही खरपतवार हटाई थी और इसलिए वो फसल बहुत मूंगफली की अच्छी हो गई। इस साल प्रदेश में वर्षा काफी अच्छी हुई, इसलिए मूंगफली की फसल में अधिक सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ी और जब शुरुआत में सिंचाई की आवश्यकता पड़ी तो इन्होंने मूंगफली की फसल में मिनी फव्वारा द्वारा सिंचाई की। इन्होंने जो जमीन में मूंगफलियां टूटकर रह गई थीं, उनको ट्रैक्टर द्वारा छालने वाली मशीन से छनवा लिया और मूंगफलियों को छानने के बाद मूंगफलियों के साथ मिट्टी, घास फूस भी आ जाता है, तो इनको थ्रेसर से साफ करवाया। किसान भाइयों, मूंगफली की फसल में समय समय पर कार्यों को करते रहे, जिससे इनको फसल में अधिक खर्च नहीं करना पड़ा और कम खर्च में अच्छा उत्पादन लिया। और उसमें बारिश से ये फसल करीब पानी तो 3-4 पानी लगे हैं, 3-4 पानी लगे और बारिश से तैयार हो गई। सितंबर का पहला सप्ताह के अंदर तो मूंगफली का एक बोझा पाड़ के देख लिया और उसमें मूंगफली पक गई, तो फिर मैंने उसे ट्रैक्टर से मूंगफली खुदाई करा ली और खुदाई कराने के बाद में उसमें न्यान बना के उसको 5-7 रोज बाद सूखने के बाद में थ्रेसर से निकला लिया और थ्रेसर से निकलाने के बाद में वहाँ मूंगफली अच्छी तरह उसकी सफाई करी। मूंगफली की सफाई करने के बाद में उसमें वहाँ मंडी के अंदर ले दिए। खेती से अच्छा लाभ लेना है तो किसानों को पारंपरिक खेती के साथ उन्नत खेती को अपनाना होगा। आज जिस तरह से लोगों के खान पान में परिवर्तन हो रहा है और उसमें शिमला मिर्च का प्रयोग बढ़ा है, ऐसे में किसान बाजार को देखते हुए अगर पॉली हाउस में शिमला मिर्च की खेती करें तो वे अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो चलिए पॉली हाउस में शिमला मिर्च की खेती पर जानकारी लेते हैं बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर परमवीर सिंह से। बात करते हैं ऑफ सीजन में पॉली हाउस के अंदर शिमला मिर्च की खेती के बारे में।
तो शिमला मिर्ची की खेती के बारे में हम ध्यान रखना है कि जब ऑफ सीजन की बात करते हैं तो इसको पॉली हाउस में, क्योंकि जो मेन समय है उसका ग्रोइंग का वो अक्टूबर के महीने में इसको ओपन फील्ड में उगाया जाता है, ताकि तो वो मार्च तक मार्केट में उपलब्ध होती है और उसका रेट बहुत ही कम मिलता है। तो ऑफ सीजन लगाना इसलिए ज़रूरत है कि जब हम ऑफ सीजन में होता है तो बाहर शिमला मिर्ची नहीं मिलती है और मार्केट में उसका दाम 100 से 120 रुपये प्रति किलो के हिसाब से हो जाता है। शिमला मिर्च की खेती किसानों के लिए काफी लाभकारी साबित हो रही है। वैसे तो इसकी खेती खुले खेतों में की जा सकती है, लेकिन पॉली हाउस और नेट हाउस में इसकी खेती करने से अच्छी पैदावार मिलती है। इसमें मुख्य रूप से विटामिन ए और सी की मात्रा अधिक होती है। तो इसलिए हम बात करेंगे ऑफ सीजन में कैप्सिकम की कल्टीवेशन कैसे करें। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि इसमें नेचुरली वेंटिलेटेड में हम इसको ग्रो कर सकते हैं या शेड नेट हाउस हमारे रीजन के लिए सबसे अच्छा होता है। तो इसके अंदर ताकि हम टेम्परेचर को थोड़ा बहुत मेंटेन कर सकते हैं। तो बात करेंगे इसकी खेती के बारे में। तो सबसे पहले हम इसमें रेज बेड बनाते हैं। रेज बेड जो होती है वो 1 मीटर चौड़ी और आपकी 15 से 25 सेंटीमीटर उठी हुई होती है और 2 रेज बेड के बीच में हम 45 से 60 सेंटीमीटर का रास्ता या पाथवे रखते हैं, जिससे कि हम जो भी कार्य करने होते हैं वो आसानी से कर सकते हैं और फ्रूट जो है उसको हार्वेस्ट ईजिली कर सकें। फिर इसके बाद इसमें आता है न्यूट्रिशन का। न्यूट्रिशन के लिए हम बेसल डोज शुरू में देते हैं जो 250 ग्राम NPK होता है वो पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से, और 5 kg जो है वो FIM जो सड़ी हुई है उसका यूज करते हैं। तो फिर सबसे पहले बात करेंगे हम जब रेज बेड बना लेते हैं तो उसको स्टरलाइजेशन कैसे करेंगे, रोग मुक्त कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम इसमें अगर हम फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है ज़्यादा, और जब बार बार करते हैं तो इसके लिए हम फॉर्मेल्डिहाइड से इसको ट्रीट करते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड के लिए हम इसमें ऐसा करते हैं 1:10 का रेशियो लेते हैं। 1 लीटर फॉर्मेल्डिहाइड और 10 लीटर वाटर को लेकर मिक्स करके जो बेड तैयार किए गए हैं उसमें हम इसका स्प्रे करते हैं। उसके उपरांत जो मल्चिंग शीट आती है उससे कवर कर देते हैं 8 से 10 दिन के लिए। उसके बाद उसको ओपन करने के बाद फ्रेश वाटर से फिर एक बार बेड को हम वॉश कर लेते हैं और उसको 8 से 10 दिन के लिए छोड़ देते हैं ताकि उसका रेजिडुअल इफेक्ट ख़त्म हो जाए। उसके उपरांत हम इसका पौधे इसी दौरान जब हम स्टेरिलाइजेशन कर रहे होते हैं उसी समय इसको प्रो ट्रे में इसकी नर्सरी को तैयार कर लिया जाता है। इसके लिए हम वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट का 50-50% का रेशियो लेते हैं और 50 kVT की जो ट्रेज आती हैं उसके अंदर हम लगा देते हैं ताकि हमारा जो 15-20 दिन का समय जो स्टेरिलाइजेशन का हो तो उसी समय हमारी पौध तैयार हो जाती है। तो एक जो ट्रे के जो कैविटी है उसमें 1 सीड डालते हैं तो 50 सीड तैयार हमारे एक प्रो ट्रे में हो जाते हैं। उसके लिए हम जो भी मार्केट में उपलब्ध हैं जैसे कि वेराइटीज़ बहुत सी उपलब्ध हैं, कलर्ड कैप्सिकम में येलो कलर, रेड कलर, तो कुछ वेराइटी हैं जैसे इंदिरा रेड है, महाभारत है, भारत है, लक्ष्मी है, ये ओरेबेली है, बॉम्बी है, ये वेराइटीज़ मार्केट में उपलब्ध हैं, उनको हम यूज कर सकते हैं। उसके उपरांत जब 1 महीने बाद 25 से 30 दिन में सीडलिंग तैयार हो जाती है तो उसको हम बेड में लगाते हैं। पौधारोपण के पूर्व पौधों को फफूंदनाशक दवा से उपचारित करना चाहिए, जिसके बाद पौधों को उचित दूरी पर अच्छे से लगाना चाहिए। बेड में लगाने के समय हमको ध्यान रखना हो उसको 35 से 60 सेंटीमीटर की दूरी में डबल रो सिस्टम है। जैसे हमने बेड तैयार किया 1 मीटर का, उसमें डबल रो सिस्टम लगाते हैं। उसमें 60 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी रहती है और 35 से 40 तक हम उसका पौधे से पौधे की दूरी लेते हैं ताकि हम उस प्लांट को मेंटेन कर सकें। उसके उपरांत प्लांटिंग करने के बाद हम इसको मेंटेन करना होता है। हमारा ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग इम्पोर्टेंट ऑपरेशन है। जब भी हमको इसको ऊपर ले जाना होता तो हम दो या 3 ब्रांच को ही ऊपर ले जाते हैं ट्रेंड करते हुए, बाकी ब्रांच को हमको रिमूव कर देना होता है, हटा देना ताकि गर्मी के समय में डिजीज और इंसेक्ट जो इन प्रकोप होता है वो कम से कम हो और हम अधिक से अधिक इसमें फल प्राप्त कर सकें। पौधे को सहारा देना। शिमला मिर्च में पौधे को प्लास्टिक या जूट की सुतली से बांधकर ऊपर की ओर बढ़ाने के लिए सहारा दिया जाना चाहिए, जिससे फल गिरते भी नहीं हैं और फलों का आकार भी अच्छा रहता है। पौधों को सहारा देने से फल मिट्टी एवं पानी के संपर्क में नहीं आ पाते, जिससे फल सड़ने की समस्या नहीं होती है। उसके उपरांत हम इसमें जो वाटर सोल्यूबल है उसका भी स्प्रे करते हैं। NPK 1919 जो होता है उसका हम 3 ग्राम पर लीटर के हिसाब से 15 दिन के अंदर एक स्प्रे करते हैं। उसके अतिरिक्त इसमें ड्रिप के द्वारा भी हम इसमें न्यूट्रिशन देते हैं। इस प्रकार से हम इसके कैप्सिकम ऑफ सीजन में करके अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मुर्गियों में कई घातक बीमारियों का प्रकोप होता रहता है। ऐसी ही एक बीमारी है रानीखेत। अगर ये बीमारी आपके मुर्गी फार्म पर आ गई तो इससे नियंत्रण पाना काफी मुश्किल हो जाता है। तो किसान इस बीमारी की रोकथाम के लिए कौन कौन से उपायों को अपनाएं, इस बारे में बता रहे हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर भूषण कुमार। आज हम मुर्गी पालन से जुड़े किसान भाइयों के लिए रानीखेत बीमारी के बारे में चर्चा करेंगे। रानीखेत एक बहुत ही जानलेवा विषाणु जनित बीमारी है जो मुर्गियों में होती है। खासकर ऐसे किसान जो मुर्गी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये बहुत ही घातक, उनके लिए व्यवसाय के लिए बहुत ही घातक बीमारी होती है, क्योंकि जब ये बीमारी फैलती है तो करीब 30 से 40% मुर्गियों की मौत हो जाती है और कभी कभी तो 100% 100% मृत्यु दर तक हो जाती है। मुर्गी में रानीखेत रोग एक अत्यधिक घातक और एक संक्रामक रोग है। ये रोग मुर्गी पालन की सबसे गंभीर विषाणु बीमारियों में से एक है। इस रोग में श्वास नहीं ले पाने के कारण 100% मुर्गियों की मृत्यु हो जाती है और रानीखेत रोग बहुत से पक्षियों जैसे मुर्गी, टर्की, बतख, कोयल, तीतर, कबूतर, कौवे, गिनी आदि में देखने को मिलता है, लेकिन यह रोग मुर्गियों को प्रमुख रूप से प्रभावित करता है। अब हम चर्चा करेंगे कि रानीखेत बीमारी होता कैसे है। ये रानीखेत बीमारी मुर्गी के किसी भी उम्र में हो सकती है, पर सामान्यतः देखा गया 2 से 5 सप्ताह की मुर्गियां जो होती है वो ज़्यादा इसके लिए ससेप्टेबल होती है, ज़्यादा उसके लिए ससेप्टेबल होती है, उनमें ये बीमारी होने की संभावना ज़्यादा होती है। और इसमें जो मेनली देखा गया कि सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम, सांस की तकलीफ आती है। अगर इसका निदान तुरंत ना किया जाए तो 2 से 5 दिन में ही कहता है पूरा फार्म ही खाली हो सकता है। रानीखेत रोग का संचारण पक्षियों में अन्य संक्रमित पक्षियों के मल, दूषित वायु, उनके दूषित पदार्थ, दाना पानी उपकरण, दूषित वैक्सीन, कपड़े आदि के स्पर्श से फैलता है। इस रोग के लक्षण दिखाई देने के कुछ दिनों बाद पक्षियों की मौत हो जाती है। इसका जब हम लक्षण का बात करते हैं, जब अगर लक्षण की बात करें किस लक्षण से पहचान सकते हैं कि मेरे फार्म की मुर्गियों में रानीखेत बीमारी हो गई है, तो उसमें सबसे पहला देखा गया है कि मुर्गियों में लड़खड़ाहट आती है, गर्दन लुढ़कती है। ये सब मुर्गियों के दिमाग में विषाणु का प्रभाव के कारण होता है कि मुर्गियाँ लड़खड़ाना शुरू करती है, गर्दन लुढ़कती है, छींके और खांसी आना शुरू हो जाती है, सांस के नली में प्रभावित होने से सांस लेने में तकलीफ होती है, मुर्गियां मुंह खोल कर सांस लेती है, कभी कभी शरीर के किसी हिस्से को लकवा मार जाता है। प्रभावित मुर्गियों में देखा गया कि वो आकाश की ओर देखती है। और अगर पाचन तंत्र में प्रॉब्लम आ जाए तो वैसी स्थिति में डायरिया भी होती है और डायरिया का जो रंग होता है वो पतला और हरे रंग का होता है। डायरिया के कारण लीवर भी खराब हो जाती है, मुर्गियां दाना खाना कम कर देती है और ये सब मुख्य कहता लक्षण है। इसके अलावा मुर्गियों में कभी कभी विकृत अंडे भी आती है रानीखेत डिजीज के कारण। अब हम बात करते हैं कि इसके निदान के लिए किसान भाइयों को क्या करना चाहिए। तो इसके निदान के लिए जरूरी है कि टीका आता है F1 लाइव स्ट्रेन या लसोटा स्ट्रेन बोला जाता है। ये टीका 5 से 7 दिन पर मुर्गियों को देनी चाहिए। और इसका जो सेकेंड डोज जो होता है वो होता है RB स्ट्रेन का, जो कि 8 से 9वें सप्ताह पर, और उसको फिर से देना पड़ता है 16वें से 20वें सप्ताह पर। और अगर रोग उभर जाए 24 से 48 घंटे के भीतर पक्षियों में अगर F1 स्ट्रेन का टीका लगा दिया जाएगा, F1 स्ट्रेन या लसोटा स्ट्रेन का टीका लगा दिया जाए तो पक्षियों में केस के हेल्थ में सुधार देखा जाता है। मुर्गी में रानीखेत रोग से बचाव के लिए किसानों और मुर्गी पालकों के पास सिर्फ वैक्सीनेशन प्रोग्राम यानी टीकाकरण ही एकमात्र उपाय है। यह टीकाकरण स्वस्थ पक्षियों में सुबह के समय करना चाहिए और उन्हें रोग से प्रभावित पक्षियों से अलग कर देना चाहिए। वैक्सीन की खुराक हमें पक्षियों की आंख और नाक से देनी चाहिए। अगर मुर्गी फार्म बड़े भाग में किया गया है तो वैक्सीन को पानी के साथ मिलाकर भी दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसके निदान के लिए किसान भाइयों को क्या करना चाहिए। तो इसके निदान के लिए जरूरी है कि मुर्गी फार्म जो है उसके आसपास अच्छी तरह से साफ सफाई रखी जाए, फुटपाथ का यूज किया जाए गलता है, और कभी भी कोई बाहरी व्यक्ति उनका फार्म में प्रवेश ना दिया जाए। और है कि एक फार्म जो है, एक फार्म से लेकर दूसरे फार्म के बीच में 100 से 150 मीटर की दूरी रखनी चाहिए। ये सब मुख्य उपाय है जिसके थ्रू हम कहता है रानीखेत बीमारी को अपने फार्म में आने से रोक सकते हैं। इसके अलावा मुर्गी पालक कुछ सफाई संबंधी कार्य करने से इस रोग को काफी हद तक रोक सकते हैं, जैसे मुर्गी घर की सफाई,
बर्तनों की सफाई आदि रोगित पक्षियों पर तत्काल ध्यान देना चाहिए और रोग से मरे हुए पक्षियों को गड्ढे में दबा देना चाहिए या जला देना चाहिए। और क्या बोलता है, फ्लोर की भी सफाई होना चाहिए। जो कुन्नी है, कुन्नी को हमेशा बदलते रहना चाहिए और सूखी रहनी चाहिए, जिससे कि बीमारी ज़्यादा ना फैले फार्म के अंदर। अगर पशुपालक भाई इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो हमें विश्वास है कि वो निश्चिंत ही मुर्गी पालन से बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक मुनाफा कमाएंगे। धन्यवाद। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है भवानी मंडी जिला कोटा के महेंद्र सिंह ने। आपने अधिक उत्पादन के लिए गोभी की फसल में किए जाने वाले कार्यों पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। आज हम फूल गोभी की खेती के बारे में कुछ बिंदुवार चर्चा करेंगे, जिसमें हम फूल गोभी की खेती हम करते हुए हमने देखा है कि अभी किसान भाइयों ने हमारे पौधरोपण कर दिए हैं। खरपतवार नियंत्रण के बारे में बात करें तो खरपतवार नियंत्रण एक फूल गोभी में मुख्य समस्या के रूप में हम देखते हैं। जो खरपतवार नियंत्रण है, इसके लिए हम निराई गुड़ाई के द्वारा हम इसका नियंत्रण करते हैं। तो निराई गुड़ाई हम लगभग 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन के अंतराल पर इस तरह से हम समय समय पर, अब फसल है उसकी आवश्यकता के अनुसार हम समय समय पर करते रहते हैं। जो निराई गुड़ाई है वो खुरपी के द्वारा से हम करते हैं, जिससे हमारे पौधों को कोई समस्याओं का सामना ना करना पड़े। और उसी समय जब हम निराई गुड़ाई करते हैं तो आवश्यकता अनुसार हम उसमें मिट्टी चढ़ाकर हम अपने पौधों को अच्छे से व्यवस्थित कर देते हैं, जिससे हमारे जो फूल गोभी के पौधे हैं वो अच्छे से वृद्धि कर सकें। किसान भाइयों, फूल गोभी की फसल का उचित विकास हो तथा अच्छा उत्पादन मिले, इसके लिए आपको फसल में संतुलित उर्वरक प्रबंधन करते हुए सिंचाई किस तरह से करनी है, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। और इसी रूप में हम देखें कि हम जो रासायनिक खाद के रूप में, हम जो उर्वरक के रूप में जो खाद का यूज करते हैं, उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की मात्रा का यूज करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस जो है वो 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और पोटास है जो वो भी 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम देते हैं। ये बुवाई के समय हम नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस की पूरी मात्रा को हम दे देते हैं। नाइट्रोजन की आधी मात्रा बची रहती है, वो जबकि हम 6 से 7 सप्ताह के बाद हम आवश्यकता के अनुसार हम उसमें फसल में अपने देते रहते हैं। इस प्रकार हम खाद और उर्वरक का प्रबंधन करते हैं। फिर इसके बाद हम बात करें सिंचाई प्रबंधन। तो सिंचाई प्रबंधन की यदि बात करें तो हम जैसे ही मतलब जो फूल गोभी के पौधे हैं उनका हम रोपण करते हैं, तो उसके बाद हमको हल्की सिंचाई करते हुए हम उसके पानी का सिंचाई करते हैं, जिससे हम देखते हैं कि हमारे पौधे अच्छे तरीके से लग जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि उनमें 7 दिनों के अंतराल पर हम उनमें सिंचाई करते रहते हैं, जिससे उनमें नमी बनी रहे और उनकी वृद्धि आवश्यकता अनुसार होती रहे। फूल गोभी के पौधे हैं, जब उसमें हम देखते हैं कि फूल बनने लगे तब उसमें हमें विशेष रूप से यह ध्यान रखना चाहिए कि उस मिट्टी में हमारी नमी बनी रहनी चाहिए, जिससे हमारे जो फूल है वो अच्छी तरह से वृद्धि करते हुए फूल की संख्या है उसमें निरंतर वृद्धि होती रहे। किसान भाइयों, फूल गोभी की फसल को कीटों द्वारा अत्यधिक नुकसान पहुंचाया जाता है, जिसकी वजह से उत्पादन में भारी कमी आ जाती है। तो आप इन कीटों की पहचान कर नियंत्रण कैसे करें, आइए जानते हैं। और फिर इसके बाद हम बात करें किसान भाइयों तो हमारे कुछ कीट एवं रोग के बारे में। तो कीट के रूप में हम देखते हैं तो माहू कीट भी इसमें काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। जो माहू होता है यह हरे पीले रंग के पतंगदार कीट होते हैं, जो हमारी पत्तियों पे पिछला मतलब निचला भाग होता है उसमें हम देखने को मिलते हैं, जो शिशु अवस्था में हमारे पौधों को काफ़ी पत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे हमारी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और हम देखते हैं कि हमारे पौधों को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसके नियंत्रण के लिए भी हम कार्बोरिल 10% का चूर्ण का 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बुरकाव करते हुए हम इसका नियंत्रण कर लेते हैं। फिर इसके बाद हम देखें कि जो हमारा फूल गोभी है उसमें प्रमुख रूप से जो हमारा कीट लगता है वो डायमंड बैक मौत करके हमारा एक कीट है, जो मतलब प्रमुख रूप से जो सभी से सबसे ज़्यादा हमारे फसल फूल गोभी की जो फसल है उसमें मुख्य रूप से देखने को मिलता है। यह कीट जो है मुख्य रूप से अत्यधिक नुकसान पहुंचाता है। यह इल्लियाँ पीले रंग
के रंग लिए हुए हमको देखने को, तथा कभी कभी हम ये देखते हैं जो इल्लियाँ हैं ये गहरे रंग की तथा और शरीर में हल्का सा भाग जो उसका होता है वो भूरे रंग का होता है। यह जो कीट है इससे लगभग हमारी जो फसल है उसमें कम से कम 50 से 60% तक का नुकसान कभी कभी हमको देखने को मिलता है। और इसके नियंत्रण के लिए हम डीपेल 8L का 1000 मिलीलीटर की दर से प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करते हैं, जिससे हम देखते हैं कि डायमंड बैंक मौत का हम जो कीट है उसका नियंत्रण कर सकते हैं। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18अन्नदाता-rajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192-155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।